गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th लेसन फर्स्ट भारतीय संविधान की विशेषता में हम प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान के उद्देश्य भाग और विवरणात्मक भाग का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य भाग अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो सबसे पहला शब्द इसमें समाहित किया गया है, उसका अर्थ है कि भारतीय गणराज्य। जब हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया तो हमारे संविधान की एक विशेषता भी इसको कहा गया है कि भारतीय गणराज्य आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। इस संबंध में यह आलोचना भी की गई कि संप्रभु राज्य होते हुए भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, कॉमनवेल्थ का, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट होता है। आलोचना ये कही गई कि जब हम किसी के अधीन नहीं हैं तो हमें राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन इससे हमारी प्रभुसत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रभुत्व संपन्नता इस बात का प्रतीक है कि वैधानिक सत्ता लोगों के पास है। संविधान लोगों की कृति है, चाहे वह लोगों से ही शक्ति प्राप्त करता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता से तात्पर्य है कि राज्य को स्वतंत्र अधिकार है, अर्थात राज्य किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। ये किसी भी देश का खुद का अपना एक अधिकार होता है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारा देश किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होगा। वो किसी भी विषय पर कानून बनाने में, निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा। हमारा अगला जो बिंदु है उद्देश्य भाग का, वो है पंथ निरपेक्षता। यह शब्द हमारी प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हमें यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि हमारी प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है अभी तक। संविधान के बहुत सारे भाग में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में ये एक ही संशोधन हुआ है 42वां, और उसी के माध्यम से पंथ निरपेक्षता धर्म को जोड़ा गया है शब्द को। इसका अर्थ है कि भारत धर्म के मामले में न तो धर्म विरोधी है और न ही किसी धर्म का प्रचारक, अर्थात भारत कभी किसी धर्म को राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं करता, बल्कि वह धर्म के प्रति तटस्थ है। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार नहीं देती या हमारा संविधान नहीं देता। भारत का प्रत्येक नागरिक अपना जो चाहे धर्म, संस्कृति को अपना सकता है। हमारा अगला बिंदु है समाजवाद। समाजवाद से अभिप्राय है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। इस शब्द को भी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन या तो राज्य के हाथ में होते हैं या उसके नियंत्रण में। समाजवाद की भावना जो हमारी प्रस्तावना है में आर्थिक न्याय की धारणा और संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही विद्यमान है। उद्देशिका में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है कि उत्पादन के साधन जितने भी होंगे उन सब पर राज्य का नियंत्रण होगा, किसी पूंजीवादी व्यवस्था का नहीं, जिसमें समाज के कमज़ोर और पिछड़े हुए वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक संचयन का मतलब होता है कि धन और आर्थिक जो साधन है उनको
उनको इकट्ठा करना, तो उनके संचय को रोकने के प्रयास करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाएगा। उसमें लोकतंत्र और समाजवाद को एक साथ अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समाजवाद की व्यापक व्याख्या की है। समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य होता है आय, स्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी जो लोग होते हैं उनको शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करना। यह सभी को अवसर की समानता प्रदान करता है और निहित स्वार्थों को समाप्त करने की बात करता है। हमारे देश में लोकतंत्र एक बहुत ही अच्छी विशेषता हम इसको कह सकते हैं। हमारी प्रस्तावना में के उद्देश्य भाग में भी लोकतंत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है भारत में जनता या लोक शासन के अंतिम स्रोत हैं, अर्थात जनता ही सब कुछ है। जनता का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है, अर्थात जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। संविधान भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना करता है, अर्थात भारत की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को आगे भेजकर सरकार का निर्माण करती है। संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है। गणराज्य, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी भारत के संविधान की एक विशेषता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। इसी को हम गणराज्य कहते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष या सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि ही हो सकता है। भारत के राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए हैं। भारत में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है, अर्थात भारत में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसको आम नागरिक से कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। भारत में जो प्रथम नागरिक है उससे लेकर जो हमारी आम जनता है या जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब में और जो जनता है उन सबको समान अधिकार प्रदान किया गया है। अब हम प्रस्तावना के विवरणात्मक भाग का अध्ययन करेंगे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त है। हर नागरिक समान होगा, सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा और कानून के समक्ष भी सभी समान होंगे। किसी भी व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाता है। हमारे विवरणात्मक भाग की दूसरी जो विशेषता है वो है आर्थिक न्याय। भारत में अमीरी और गरीबी की जो ये खाई है उसको कम से कम करना। समाज में अधिक न तो अमीरी हो न ही गरीबी, वर्ग भेद न्यूनतम हो तथा प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। या हम बुनियादी आवश्यकताएं भी जिसको कह सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये सभी ऐसी हमारी आवश्यकताएं हैं जो यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मिले। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान और स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अवसर मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को अपनाया है कि भारत में
जिसने भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो यहाँ का नागरिक है वो मत देने का अधिकारी हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। समानता। देश के सभी नागरिकों की स्थिति समान है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति के समान अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब तक प्रतिष्ठा व अवसर की समानता नहीं होती है तब तक स्वतंत्रता रूपी फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए समता के अधिकार में न्याय, कराधान, नियोजन के विषय में समान व्यवहार का अधिकार शामिल है। इन सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए, इन विशेषताओं को पूरा करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला हमारा बिंदु है बंधुत्व। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की वाली बंधुता की भावना सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। बंधुता का अभिप्राय होता है लोगों के सभी वर्गों में व्याप्त भाईचारे की भावना। यदि सभी लोगों के बीच बंधुता की भावना उत्पन्न नहीं होगी तो हमारा लोकतंत्र खोखला रहेगा। यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी एक ही भूमि के, एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। यह भारत जैसे देश के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न मूल, वंश, धर्म, भाषा और संस्कृति वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत मानव अधिकार की घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं। उन्हें बुद्धि और अंतश्चेतना प्रदान की गई है। उनमें परस्पर भाईचारे की भावना से ही कार्य करना चाहिए। अखंडता। हमारे संविधान की उपदेशिका में बंधुता की यही भावना दृष्टिगोचर होती है। 42वें संशोधन द्वारा अखंडता शब्द जोड़ने से इसका अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। हमारे संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें एकता शब्द ही था। क्षेत्रीय, प्रांतीय, भाषा, धर्म आदि की विभिन्नता होते हुए भी एकता का आदर्श संविधान में अपनाया गया। 42वें संशोधन द्वारा अखंडता शब्द जोड़कर राष्ट्र की एकता की भावना को और अधिक मजबूत करने का उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा जो संघ के अविभाज्य स्वरूप को प्रकट करता है। अर्थात भारत के कभी भी खंड नहीं हो सकते। यह एक अखंड शक्ति है और हमेशा रहेगी। इसी टॉपिक के साथ आज हमारा जो प्रथम अध्याय है भारतीय संविधान की विशेषता वो पूर्ण होता है। आज का आपका होमवर्क है प्रस्तावना के घोषणात्मक भाग का वर्णन करें, प्रस्तावना के विवरणात्मक भाग का वर्णन करें और जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं वो सभी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें।